सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द स्नोमैन के बारे में। यह कहानी है एक जासूस की जो एक गुमशुदा महिला की तलाश में निकलता है। तब उसे पता लगता है कि इन सारे लोगों को मारने वाला एक सीरियल किलर है जो बहुत समय से मासूम औरतों को मारते जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार में सिर्फ दो ही लोग हैं, माँ और उसका बेटा। ये लोग शहर से बहुत दूर रहते हैं, एक छोटे से घर में। इस घर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बर्फ है। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ पर कोई परिवार रहता है। ये दोनों माँ बेटे दिन भर एक साथ रहते हैं अकेले। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है जोनस। जोनस को देखने के बाद हमें पता लगता है कि ये जोनस का ही परिवार है। कुछ समय पर वो आते रहता है अपने परिवार के पास। ये लड़का जोनस का ही बेटा है। अपने पिता को देखने के बाद वो बहुत खुश है। जोनस जरूरत की सारी चीजें लेकर के आता है। कुछ समय जोनस आता है तो ये दोनों खुश होते हैं, मगर कुछ समय वो इन दोनों को दुखी कर देता है। आज सारा सामान रखने के बाद वो पढ़ाने बैठता है अपने बेटे को। उसे एक क्विज देता है। जब लड़का क्विज में गलती करता है तब जोनस थप्पड़ मारता है उसकी माँ को। एक वक्त के बाद जब सारे क्विज खत्म हो जाते हैं तब वो लड़के को कहता है कि तुम बाहर जाओ। फिर वो उसकी माँ को लेकर के जाता है बेडरूम में। थोड़ी देर तक लड़का रहता है बाहर, फिर चला आता है घर के अंदर देखने के लिए कि आखिर ये दोनों क्या करते हैं। जब वो अंदर झांकता है तो देखता है कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। जोनस को भी ये बात पता लग जाती है कि उनका बेटा बाहर आ गया है। तब झगड़ा उसका होना शुरू हो जाता है इस औरत के साथ। झगड़े के बाद जोनस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो इस औरत को कहता है कि आज के बाद मैं यहाँ पर कभी भी लौट करके नहीं आऊंगा। वो भागना शुरू कर देता है। ये लड़का बहुत रोकने की कोशिश करता है जोनस को, मगर जोनस को इनकी परवाह नहीं है। बहुत साल पहले ही इन लोगों को उसने त्याग दिया था। वो बस कभी कभी यहाँ पर मन बहलाने आया था, मगर इनकी पूरी दुनिया जोनस ही है। जब जोनस यहाँ से भाग रहा होता है तभी इस लड़के की माँ बाहर आती है। ये लोग गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बीच रास्ते में औरत को एहसास होता है कि अब जोनस कभी भी लौट करके नहीं आएगा। उसका पीछा करना बेकार है और उसकी भी जिंदगी बेकार है। तब वो गाड़ी के स्टीयरिंग को छोड़ देती है और गाड़ी जाने लगती है फ्रोजन लेक की तरफ। वो लड़का बार बार चिल्ला रहा है कि उसकी माँ ऐसा ना करे, मगर उसकी माँ को बिल्कुल भी परवाह नहीं है इस चीज की कि उसके साथ साथ उसका बेटा भी मर जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो लड़का हैंड ब्रेक लगाता है। तब गाड़ी रुक जाती है। वो बाहर आकर के अपनी माँ को कहने लगता है कि वो भी बाहर है क्योंकि नीचे की चट्टान कभी भी टूट सकती है, मगर उसकी माँ सिर्फ उसे देख रही है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही। थोड़ी देर के बाद चट्टान टूटनी शुरू हो जाती है। तब धीरे धीरे कार जाने लगती है नीचे। अपनी माँ को मरता हुआ देखने के बाद ये बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और अपनी माँ से विनती करता है कि वो अपनी जान ना ले, क्योंकि उसके अलावा अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। मगर उसकी माँ अपने आप को नहीं बचाती और गाड़ी के साथ साथ वो भी डूब करके मर जाती है। ये बच्चा ऐसे ही चिल्लाते रहता है। कुछ समय के बाद हम एक जासूस को देखते हैं जिसका नाम है हैरी हो। हैरी का हाल ही में तलाक हुआ है। उसका एक बच्चा भी है। हैरी पेशे से एक जासूस है जो ओस्लो पुलिस के लिए काम करता है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में होता है तभी उसके पास एक अनजान लेटर आता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये लेटर किसने भेजा है। वो देखता है कि लेटर के आगे एक स्नोमैन बना हुआ है। उसे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि कोई ऐसा क्यों करेगा। शाम में वो जाकर के मिलता है अपनी एक्स वाइफ से जिसका नाम है राकेल। राकेल ने अब दूसरी शादी कर लिया है मथायस नाम के आदमी से। हैरी उससे इसलिए मिलने आया है ताकि वो अपने बर्थडे का संदेश भिजवा सके अपने बेटे तक। शहर के दूसरी तरफ हम बर्टी बेकर नाम की एक औरत को देखते हैं। बेकर जब घर जा रही होती है तब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो अपनी कार में आकर के बैठती है, उसके कार के चलने के बाद हम पीछे लाल रंग की एक कार को देखते हैं जो उसकी कार का पीछा कर रही है। बेकर भी इस चीज को नोटिस कर लेती है, मगर एक जगह पर वो जैसे ही रुकती है वो कार उससे आगे चली जाती है। तब बेकर को लगता है कि ये सब कुछ बस उसका भ्रम था, मगर जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है हम देखते हैं कि वो लाल कार पहले से यहीं पर लगी हुई है। तब बेकर चली आती है घर के अंदर। घर के अंदर आते ही हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम है जोसेफीन, जो अपनी माँ को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। यहाँ पर बेकर का पति भी है जिसका नाम है फिलिप। फिलिप जब देखता है कि बेकर घर पे आ गई तब वो चला जाता है काम पे। तब माँ बेटी एक साथ समय बिताते हैं। थोड़ी देर के बाद बेकर बैठ जाती है किताब पढ़ने के लिए। जोसेफीन सो चुकी है। किताब पढ़ते समय वो देखती है कि किसी ने स्नोबॉल मारा है उसकी खिड़की पे। वो थोड़ी देर के लिए डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन करेगा। फिर धीरे धीरे वो जाती है खिड़की के पास। उसे बाहर कोई भी इंसान नजर नहीं आता, मगर वो देखती है कि बाहर एक स्नोमैन बना हुआ है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह में हम देखते हैं जोसेफीन को जगते हुए। जगने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, मगर अब बेकर पूरे घर में नहीं है। जोसेफीन परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं जिसकी मुलाकात होती है कैटरीन नाम की लड़की से जो उनके डिपार्टमेंट में नई जुड़ी है। ये दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। बातों ही बातों में कैटरीन को पता लगता है कि हैरी के पास कोई कार नहीं है और हैरी को शराब की आदत भी है। वो दिन भर नशे में धुत रहता है, मगर वो अपना काम करने में माहिर है। कोई भी उसके काम में अड़चन नहीं डालता क्योंकि उन्हें पता है कि हैरी कितना बेहतरीन एजेंट है। कैटरीन उसे कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी। जब ये लोग रास्ते में आ रहे होते हैं तभी इन्हें पता लगता है नए केस के बारे में कि बेकर नाम की एक
एक औरत गायब हो गई है। हाल ही में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है। ये दोनों निश्चय करते हैं कि घर जाने से पहले ये लोग जाएंगे बेकर के घर पे। वहाँ जाने के बाद हैरी कहता है कि मैं बच्ची से पूछताछ करने जाता हूँ, तुम जाकर के पड़ोसियों से बात करो। कैटरीन एक एक करके सारे पड़ोसियों से बात करने लगती है और हैरी पहुंच जाता है जोसेफिन के पास। वो उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। बातों ही बातों में उसे पता लगता है कि इस परिवार में कुछ न कुछ तो दिक्कत है। पति पत्नी हमेशा ही लड़ते रहते थे या तो अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसीलिए उन लोगों ने जोसेफिन को बहुत ही कम अटेंशन दिया है। ये बच्ची ज्यादातर अकेली ही रही है और परेशान। कभी भी इसे माँ बाप का उतना प्यार नहीं मिला जितना बच्चे को प्यार मिलना चाहिए। हैरी इन सारी चीजों को नोट करता है। तब कैटरीन ला करके उसे घर छोड़ती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही हैरी घर के अंदर आता है, हम उसके पास एक फाइल देखते हैं। ये फाइल कैटरीन की है। कैटरीन अभी इसी केस पे काम कर रही है। ये केस है एक महिला के मर्डर का जो 9 साल पहले हुआ था। उस महिला का नाम है लैला। लैला की लाश मिली थी बर्फ के पर्वत पे। उसके पूरे शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे और कीड़े उसके शरीर के बचे हुए अंगों को खा गए थे। अगले दिन जब जाकर के हैरी कैटरीन से मिलता है, तब वो इस केस के बारे में और भी चीजें बताती है कि सिर्फ लैला का ही मर्डर नहीं हुआ है, उसके बाद भी 2 और औरतों को मारा गया है और उनकी भी लाश ऐसी ही हालत में मिली थी। सबसे पहली कॉमन चीज है कि ये तीनों की तीनों औरतें थी और इनका एक परिवार था और इनके परिवार में बहुत ही ज्यादा लड़ाई और झगड़े होते थे। इनके मरने के बाद इनके घर के पास एक स्नोमैन मिला। मुझे लगता है कि बेकर अगली टारगेट है। बेकर के घर के आगे भी स्नोमैन मिला हुआ है, मगर अभी तक हमें बेकर की लाश नहीं मिली। मगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कातिल बेकर को भी मार देगा। वो शिकार करने निकलता है स्नोफॉल के टाइम और अभी स्नोफॉल का ही टाइम है। ये दोनों अपनी छानबीन में लग जाते हैं। इसी बीच हैरी जाता है अपने बेटे ओलेग से मिलने के लिए। बाप बेटे पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद हैरी को संदेश मिलता है कि एक और औरत गायब हुई है जिसका नाम है सिल्विया। सिल्विया शहर से थोड़ी दूरी पे रहती है। कैटरीन हैरी को कहती है कि हमें उसके घर पे चलना चाहिए। हैरी भी मान जाता है। बहुत देर सफर करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं सिल्विया के घर पे। तब अंदर इन्हें एक लड़की नजर आती है। वो लोग उससे कहते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि सिल्विया नाम की लड़की यहाँ से गायब हुई है। तब वो लड़की कहती है कि ये रिपोर्ट किसने लिखाई? सिल्विया तो मैं हूँ। इन बातों को सुनने के बाद इन्हें लगता है कि किसी ने इनके साथ मजाक किया है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इनके निकलने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो पीछे से आता है और सिल्विया को बड़ी ही बेरहमी से मारता है। वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जब ये लोग आधे रास्ते में होते हैं तब इनके पास फिर से कॉल आता है और इन्हें बताया जाता है कि किसी ने सिल्विया की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। ये लोग कहते हैं कि ये एक मजाक है, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, हम अभी अभी सिल्विया से मिल करके आ रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि ये रिपोर्ट अभी 2 मिनट पहले किसी ने लिखाई है। तब ये लोग कहते हैं कि ये रिपोर्ट किसने लिखाई है, हमें उनका एड्रेस चाहिए। एड्रेस मिलने के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि सिल्विया फिर से इनके सामने है। ये लोग उस लड़की से कहते हैं कि तुमने रिपोर्ट क्यों लिखाई, तुम तो अभी भी हमारे सामने हो। वो लड़की कहती है कि मैं सिल्विया नहीं हूँ, उसकी जुड़वा बहन एनी हूँ। सिल्विया थोड़े समय से गायब है। ये लोग कहते हैं कि हम थोड़ी देर पहले ही सिल्विया से मिल करके आ रहे हैं। एनी कहती है कि कहाँ पे? ये लोग बताते हैं कि सिल्विया के घर पे। जब ये सारे लोग सिल्विया के घर पे आते हैं तब इन्हें उसकी लाश मिलती है जिसका सर गायब है। अब हैरी सिल्विया के सर को ढूंढने लगता है। उसे बर्फ पर पैरों के निशान मिलते हैं। जब वो उनको फॉलो करता है तो उसे एक स्नोमैन नजर आता है जिसका सर गायब है और उसके सर के जगह पे सिल्विया के सर को लगाया गया है। यह मंजर बहुत ही भयानक है। ये सारे लोग वापस चले आते हैं। अब इन्हें पता है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। हैरी सबसे पहले पहुंचता है अपने सुपीरियर के पास और उसे अर्जी देता है कि मुझे एक छोटी टीम बनानी है कैटरीन के साथ, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम उस सीरियल किलर को पकड़ सके। उसका सुपीरियर मान जाता है और कहता है कि मैं एप्लीकेशन डालता हूँ। तब हैरी कनेक्शन ढूंढने लगता है इन सारे मर्डर्स में। उसे एक कनेक्शन मिलता है कि सिल्विया और बेकर का एक ही डॉक्टर था जिसका नाम था इदार। वो तुरंत कैटरीन के साथ पहुंच जाता है इदार के घर और उससे बार बार सवाल पूछता है ताकि वो कोई कनेक्शन बता सके कि आखिर ये औरतें उससे क्या बोला करती थी, क्या इनमें कोई समानता था। मगर इदार इन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो बार बार एक ही बात कहता है कि मैं अपने पेशेंट की जानकारियां किसी को नहीं दे सकता, उनके मौत के बाद भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता। हैरी समझ जाता है कि आदमी इन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। ये लोग वापस चले आते हैं ऑफिस। जैसे ही कैटरीन ऑफिस से जाती है, हैरी उसके पूरे डेस्क को चेक करने लगता है। तब उसे एक फाइल मिलती है। हैरी को पहले से शक था कि कैटरीन कुछ छुपा रही है। जब वो पूरे फाइल को पढ़ता है तब उसे कुछ जानकारियां मिलती हैं जिन्हें अब तक कैटरीन ने छुपा करके रखा था। डॉक्टर इदार का कनेक्शन है आर्वे नाम के एक बिजनेसमैन के साथ। आर्वे ने कुछ साल पहले एक कंपनी खरीदी थी फ्रेडरिक नाम के आदमी से और फ्रेडरिक की पत्नी थी लैला, जो इस सीरियल किलर की पहली शिकार बनी। यानी कि कैटरीन को कहीं ना कहीं शक है आर्वे पे, इसीलिए उसने उस पर नजर रखा हुआ है। अब ये बात पता लग जाती है हैरी को। वो सच्चाई तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले पहुंचता है लैला के पति फ्रेडरिक के पास और उसे ये सारे सवाल पूछता है। फ्रेडरिक इस बात की पुष्टि करता है कि उसकी कंपनी में शेयर्स हैं आर्वे के, मगर उसकी पत्नी को किसने मारा है ये मिस्ट्री अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया। उस टाइम एक लोकल डिटेक्टिव इस केस पे काम कर रहा था जिसका नाम था राफ्टो, मगर जैसे ही वो इस केस को सुलझाने वाला था किसी ने उसे मार दिया। मगर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि डिपार्टमेंट ने उसके मौत को मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या बताया।
और उस केस को बंद कर दिया गया। तब से वो कातिल ऐसे ही खुला घूम रहा है। अब हैरी सारी जानकारियां इकट्ठा करने लगता है राफ्टो के बारे में। उसे पता लगता है कि राफ्टो शहर से दूर एक छोटे से केबिन में रहता था। हैरी वहां पहुंच जाता है। जब वो पूरे घर की तलाशी लेता है तब उसे पता लगता है कि राफ्टो की एक बेटी थी जिसका नाम था कैटरीन। जब वो कैटरीन के बारे में पता लगाता है तब उसे समझ में आता है वो कैटरीन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो उसके साथ काम कर रही है। यानी कि कैटरीन एक जासूस इसलिए बनी ताकि वो अपने पिता का कातिल को ढूंढ सके और उसे सजा दे सके। उसे ये बात पता थी कि उसके पिता ने अपनी जान नहीं ली है, उसे किसी ने मारा है। इसी बीच कैटरीन के फोन पे संदेश आता है कि बेकर का फोन एक्टिवेट हुआ है, वो भी इदार के घर पे। तब कैटरीन वहाँ पे पहुंच जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा है। थोड़ी देर के बाद उसे बेकर की लाश नजर आती है। तभी वो बाहर वाले गराज में इदार के लाश को देखती है। इदार को बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया है जिस तरीके से राफ्टो मरा था। ये चीज कैटरीन को बहुत ही बुरी तरीके से हिट कर दी है क्योंकि अपने पिता की सारी मेमोरीज उसके सामने आ चुकी है। उसे लग रहा है कि कातिल उसके साथ खेल रहा है। अगले दिन यहाँ पर हैरी भी पहुंचता है। वो लोग सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। सिर्फ एक ही आदमी के पैरों के निशान है यहाँ पर जो घर के अंदर गया है, यानी उसके पास पहले से चाक थी। सबका यही मानना होता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि इदार है। उसने पहले बेकर को मारा, उसके बाद गराज में जाकर के अपनी जान ले ली। और अब डिपार्टमेंट वाले इस केस को बंद कर देते हैं कि कातिल मारा गया। और कैटरीन को भी टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उसने सबूतों को डिपार्टमेंट से छुपाया है और गलत तरीके से काम किया है इस केस पे। कैटरीन कहती है कि वो कातिल बहुत ही ज्यादा शातिर है। उसे पता था कि सारा का सारा डिपार्टमेंट उसके पीछे लगा हुआ है, इसीलिए उसने इस षड्यंत्र को रचा ताकि डिपार्टमेंट केस बंद कर दे। और डिपार्टमेंट ने केस बंद भी कर दिया। वो अभी भी बाहर खुला घूम रहा है। मुझे लगता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि आरवे है। हैरी कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि वो कातिल कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो अभी भी बाहर घूरा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है मगर कैटरीन अभी भी चुप नहीं बैठने वाली। वो निश्चय करती है कि वो अपने हाथों से मारेगी आरवे को। उसे पता लगता है कि आरवे एक पार्टी देने वाला है। वो तैयार होती है और चली जाती है आरवे की पार्टी में और उससे मिलने के बाद सेड्यूस करना शुरू कर देती है। आरवे भी सेड्यूस हो जाता है। उसका सेक्रेटरी आकर के उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि आरवे तुमसे इस कमरे में मिलेगा। कैटरीन वहाँ पे पहुँचती है और सेटअप लगाना शुरू कर देती है। उसने एक हथियार को छुपा करके रखा है ताकि वो आरवे को मार सके। बहुत देर हो जाती है, आरवे नहीं आता। तभी यहाँ पर असली कातिल आ जाता है और आते ही वो हमला कर देता है कैटरीन पे। कैटरीन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो छुपाए हुए हथियार को बाहर निकाल पाए, मगर वो हथियार बाहर निकालती उससे पहले कातिल उसके उंगली को काट देता है, फिर उसे मार देता है। वो उसकी उंगली को ले जा करके उसके सिस्टम को ऑन करता है और अब तक कैटरीन ने जितने भी सबूतों को इकट्ठा किया था वो उन सबको डिलीट कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं हैरी को जो अपनी खिड़की से बाहर देखता है। तब उसे पता लगता है कि कैटरीन की कार यहीं पे खड़ी है। जब वो आकर के कार का दरवाजा खोलता है तब उसे कैटरीन की लाश मिलती है जिसकी एक उंगली को काट दिया गया है। हैरी समझ जाता है कि यह काम उसी कातिल का है। वो तुरंत पहुंचता है ऑफिस और कैटरीन के लैपटॉप से जानकारियों को निकालना शुरू करता है। तब उसे एहसास होता है कि सारे के सारे फाइल्स को किसी ने डिलीट कर दिया है। वो समझ जाता है कि यह काम उसी कातिल का है, यानी अब हैरी को सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तब वो सबसे पहले पूछताछ करने जाता है बेकर के पति फिलिप से। फिलिप से बात करने के बाद उसे पता लगता है कि थोड़े समय पहले ये लोग एक डॉक्टर के पास गए थे जो हार्मोनल स्पेशलिस्ट है। उस डॉक्टर का नाम है मथायस। मथायस नाम सुनने के बाद हैरी को याद आता है कि मथायस कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ का पति है। वो पहुंच जाता है उसके घर पे चुपके से तलाशी लेने के लिए। तलाशी लेने के बाद उसे बहुत सारी फाइल्स मिलती है उन सारी औरतों के बारे में जितनी भी औरतों को उस सीरियल किलर ने मारा है और उसके अगले टारगेट्स के बारे में भी। इस सीरियल किलर का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि राकेल है और वो सीरियल किलर मथायस ही है। राकेल का नाम देखने के बाद अब हैरी परेशान हो जाता है और तुरंत कॉल करता है अपने डिपार्टमेंट में पता लगाने के लिए कि मथायस की वो लोग सारी जानकारियां निकाले। जब वो लोग मथायस की जानकारी निकालते हैं तब हमें पता लगता है कि मथायस वही लड़का है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसकी माँ उसके सामने डूब करके मर गई थी और इसके पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। वो मथायस का सबसे पुराना घर है। हैरी समझ जाता है कि उसी घर पर मथायस उसके बीबी और बच्चे को लेकर के गया है। हैरी भागते हुए पहुंचता है उस घर पे। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि राकेल और ओलेग को उसने कुर्सी से बांध करके रखा है और राकेल के गले के ऊपर उसने चेन भी रखी है। एक ही झटके में वो उसके सर को धड़ से अलग कर देगा। हैरी उसे देखने के बाद अपने बंदूक को साइड में रख देता है। मथायस उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अगर तुम्हारे जवाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तब मैं राकेल को मार दूंगा। सबसे पहले हैरी उसे सवाल पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। तब मथायस अपनी पूरी कहानी बताता है कि मेरी माँ सबसे ज्यादा स्वार्थी थी और मेरे पिता भी, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी माँ। मेरे पिता ने कभी मेरी परवाह नहीं, इस बात को मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती थी। जब वो दुखी हुई तब मेरी नजरों के सामने ही उसने अपनी जान ले ली। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि उसके मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। उसके मरने के बाद मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई जिसे मैं बता भी नहीं सकता। तब से मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा ऐसी औरतों पे। जब भी मुझे पता लगता था कि कोई औरत ऐसी है जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती
फेंकती है और अपने घर पे लड़ाइयाँ करती है, तब मैं उसे मारने लगा और इस तरीके से मैंने इतने सारे लोगों को मारा। जो भी मेरे रास्ते में आया या मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उसका भी खात्मा कर दिया। जब मथायस ये बातें बता रहा होता है तब हैरी समझ जाता है कि मथायस डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। हैरी अपनी पूरी कैलकुलेशन करता है कि उसे चैन के अंदर अपनी सिर्फ उंगली को फंसाना है, तब उसकी सिर्फ उंगली कटेगी मगर राकेल का गला बच जाएगा। वो ऐसा ही करता है। एक ही झटके में वो चैन को अपने हाथ से पकड़ लेता है, तब उसकी उंगली कट जाती है मगर राकेल बच जाती है। ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं मगर मथायस हैरी से नहीं जीत सकता। हैरी एक ट्रेंड ऑफिसर है, वो मथायस को पीटना शुरू कर देता है। तब मथायस यहाँ से भागता है। वो भागते जाता है और हैरी उसके पीछे जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों चले आते हैं फ्रोजन लेक के पास। तब मथायस गायब हो जाता है। हैरी चिल्ला करके कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मार दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद मथायस उस पर गोली चलाता है। तब हैरी गिर जाता है नीचे। मथायस उसके सामने आता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसके भेजे में गोली मारने के लिए। तभी उसके पैर के नीचे की चट्टान टूटती है और वो चला जाता है नीचे पानी में। हैरी उसे ऐसे ही बैठ करके देखते रहता है। वो उसकी जान नहीं बचाता क्योंकि मथायस का अंत ऐसा ही होना चाहिए। वो पानी में तड़प तड़प के मर जाता है अपनी माँ की तरह। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।